रीबर्थ ऑफ माई लवली वाइफी। एपिसोड 18। ईशानी ने उन्हें आगे का काम समझाते हुए डायरेक्शंस दिए। इसके अलावा उसने जो स्केड्यूल पहले से बनाकर रखा था वो भी फॉरवर्ड कर दिया। ईशानी मिशा को आगे का काम समझाते हुए इंस्ट्रक्शंस दे ही रही थी कि मिशा ने ईशानी को चौंकाते हुए बताया कि आर्यन भी उनके साथ ही चलेगा। उसे साइट पर कुछ काम था तो वह भी उनके साथ चलकर उन्हें साइट दिखा देगा। आर्यन ने मिशा से कहा कि उदयपुर उनके लिए एक नई जगह है तो जाहिर सी बात है कि वो आर्यन के स्टाफ को भी नहीं जानते होंगे। इसीलिए आर्यन उनके साथ जाकर उन सभी को अपने मैनेजर से इंट्रोड्यूस करा देगा। हालांकि ईशानी ने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि आर्यन उन्हें अपनी साइट दिखाने के लिए पर्सनली उनके साथ चलने के लिए जिद करेगा। ईशानी और आर्यन के बीच में जो हुआ था उसके बाद ईशानी को कभी भी नहीं लगा था कि आर्यन ऐसा करेगा। खैर, अब तो सब कुछ क्लियर हो ही चुका था। इसीलिए ईशानी ने मिशा को हरी झंडी दिखाते हुए इस अरेंजमेंट के लिए हाँ कह दिया। इसके बाद ईशानी ने अपने लिए जो भी प्लेन्स बनाए थे उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए आगे बढ़ गई। आखिरकार ईशानी ने आर्यन की डूबती हुई कंपनियों को खरीदा था। मुंबई और उदयपुर दोनों ही जगहों के टॉप बैंक्स उसके नाम के थे तो ईशानी की छोटी सी जानकारी के बारे में पता लगाने के लिए रेयांश को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। उसके लिए तो ये बहुत मामूली सी बात थी। सर मिस्टर आर्यन जिंदल अभी लैंड हुए हैं और वो बस मिस मल्होत्रा के यहाँ पर ही जा रहे हैं। रेयांश की सेक्रेटरी ने उसे बताया। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि रेयांश इस बात को सुनकर किस तरह रिएक्ट करेगा। इसीलिए रेयांश को ये खबर देते हुए उसकी कपकपी छूटने लगी। वो इतना डर गई थी कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी आत्मा ने उसका शरीर छोड़ दिया हो। जीविका, क्या तुमने मुझे बताया था कि आर्यन और ईशानी की एंगेजमेंट टूट चुकी है? रेयांश ने गुस्से भरी आंखों से अपनी सेक्रेटरी जीविका की तरफ देखते हुए कहा। तो फिर आर्यन ईशानी के पीछे पीछे आकर यहाँ क्या करने आया है? क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई जवाब नहीं? रेयांश की सेक्रेटरी को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि वो रेयांश की बात सुनकर हंसे या रोई। जीविका को ऐसा लग रहा था कि आज उसके मालिक कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। इसीलिए जवाब में जीविका ने कहा, सर, मुझे लगता है मिस्टर जिंदल का मिस मल्होत्रा के पीछे पीछे यहाँ तक आना बिल्कुल नॉर्मल है। आखिर मिस मल्होत्रा ने अभी उनका बिजनेस एक बार किया है। तो जाहिर सी बात है कि मिस्टर जिंदल मिस मल्होत्रा को गाइड करने के लिए और अपनी साइट दिखाने के लिए यहाँ आए हैं। मिस मल्होत्रा के लिए ये बिजनेस बिल्कुल नया है और इसलिए उन्हें किसी ऐसे आदमी की जरूरत तो थी जो ये बिजनेस बहुत पहले से संभाल रहा हो, और वो आदमी मिस्टर जिंदल के अलावा और कौन हो सकता है? मिस मल्होत्रा को अभी थोड़ा समय तो लगेगा ही बिजनेस की सारी स्टेजेस को समझने के लिए। इसके अलावा अगर कंपनी की देखभाल ठीक से नहीं की गई तो वहां के एम्प्लॉइज की हिम्मत टूटने लगेंगी और इस बात का सीधा असर बिजनेस पर होगा। हो सकता है इस वजह से बिजनेस को काफी नुकसान भी हो। फिर रेयांश ने अपनी सेक्रेटरी को समझाते हुए कहा, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर आर्यन को यहाँ आकर ईशानी को अपने बिजनेस के बारे में समझाने की क्या जरूरत थी? ये काम तो कंपनी का कोई और आदमी भी कर सकता था। आर्यन के अलावा उसके भाई बहन भी तो उस कंपनी में काम करते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि एंगेजमेंट टूटने की खबर झूठी थी या कोई और बात है। आखिर जिंदल खानदान अभी भी आर्यन को ईशानी के साथ जुड़ते हुए कैसे देख सकता है? इस बार रेयांश ने गुस्से से या डांटते हुए नहीं बल्कि अपनी सेक्रेटरी को अपनी शक के पीछे की वजह बताते हुए कहा। इस बार की आवाज तेज नहीं थी। मगर इतनी तेज जरूर थी कि जीविका को एक एक बात सुनाई दी जाए। हालांकि इतना सब कुछ सुनने के बाद भी जीविका बिल्कुल शांत खड़ी थी। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला और उसे लगा कि इस समय चुपचाप सर की बातें सुनना ही ठीक रहेगा। सारा मतलब खत्म होने के बाद जीविका ने सोचा कि वो रेयांश की बातों पर ध्यान न देते हुए ऐसे एक्ट करेगी जैसे कि उसने कुछ सुना ही ना हो। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन पिछली रात जब से मिस मल्होत्रा शहर में आई थी तभी से रेयांश कुछ बहका बहका सा बर्ताव कर रहा था। ना जाने तब से ही रेयांश का मूड कुछ खराब था और वो खुद से ही बातें किए जा रहा था। और सबसे बड़ी और बुरी बात तो ये थी कि रेयांश को ज्यादा ही सोच रहा था। उसने इतनी छोटी सी बात को भी अपने ख्यालों में बहुत बड़ा बना दिया था। ना सिर्फ उसके बर्ताव में चेंज दिखाई दे रहा था बल्कि उसके पहनावे में भी एक भारी बदलाव नजर आ रहा था। चाहे वो उसके कपड़ों की चॉइस हो, उसके सूट का कलर, उसकी टाई, उसके जूतों का कलर और यहाँ तक कि उसका हेयर स्टाइल भी। उसमें सब कुछ बदल कर रख दिया था। ऐसा लग रहा था मानो वो अपना बेस्ट देकर मिस मल्होत्रा को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हो, या फिर वो अभी भी प्रैक्टिस कर रहा था कि जब भी मिस मल्होत्रा से उसका सामना हो तो वो बेहद अच्छा दिख रहा हो। जीविका के पास रेयांश को ऐसा करते देखने के अलावा और कोई चारा नहीं था।
रेयांश किसी भी वक्त खुद से बातें करने लगता था। जीविका को अब उसकी फिक्र होने लगी थी, इसलिए उसने मन बनाया कि वो रेयांश के बेस्ट फ्रेंड को मैसेज करके रेयांश के इस हालत के बारे में सब कुछ बता देगी। आखिर उसका रेयांश के अजीब से बर्ताव के बारे में जानना बेहद जरूरी था। हो सकता है वही रेयांश को वापस से नॉर्मल करने में कुछ मदद करे। जीविका को इस बात का भली भांति पता था कि उसके बॉस मिस्टर रेयांश ने मिस मल्होत्रा के बारे में पता लगाने के लिए जी जान एक कर दिया था। उन्होंने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करके मिस मल्होत्रा की एक एक डिटेल निकलवा ली थी और जीविका को जब इस बारे में पता चला, यकीन ही नहीं हो रहा था कि रेयांश इतनी बुरी तरह आखिर मिस मल्होत्रा के पीछे क्यों पड़ा था। जीविका ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था मिस मल्होत्रा के आते ही उसका चालाक और कभी भी किसी बात को रिएक्ट ना करने वाला बॉस अचानक से एक इनसेक्योर आदमी में बदल जाएगा। अब जीविका को इंतजार था तो सिर्फ इस बात का, उसका बॉस मिस मल्होत्रा के सामने एक ही रूम में कैसे रिएक्ट करता है, कैसे और कब तक वो अपनी एंग्जाइटी मिस मल्होत्रा से छुपा सकती है। जी, इस दिन वो वक्त आएगा जब मिस मल्होत्रा तुम्हें अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए कहे। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे उस दिन की सारी मीटिंग्स और अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो और उनके साथ सेम डे का अपॉइंटमेंट फिक्स कर देना। मैं नहीं चाहता कि जब हम दोनों बात कर रहे हो तो हमें डिस्टर्ब करने के लिए कोई भी वहां मौजूद हो। मगर सर, आपको कैसे पता कि मिस मल्होत्रा आपके साथ मीटिंग करने के लिए अपॉइंटमेंट लेंगी? जीविका ने बड़े उत्साह के साथ पूछा। तो क्या अब मिस्टर रेयांश कोई ज्योतिषी भी बन गए थे? जैसे ही जीविका ने अपना सवाल रेयांश के सामने रखा, मानो कमरे में सन्नाटा ही पसर गया। मुझे माफ कीजिएगा सर, अगर मैंने आपसे कोई गलत सवाल पूछ लिया हो तो। कैसा रहेगा अगर मैं मिस मल्होत्रा के बारे में और जानकारी निकाल कर आपको दूं? तो मैं पता लगाने की कोशिश करती हूँ कि आखिर मिस मल्होत्रा अभी तक मुंबई में क्या कर रही थी। जीविका ने तुरंत ही अपनी गलती को सुधारते हुए कहा। दरअसल उसे रेयांश के मिजाज कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। इससे पहले रेयांश उस पर भड़के, रूपाली ने तुरंत अपना सुझाव उसके सामने रख दिया। सुनीता के ऐसे बोलते ही रेयांश ने हाँ मिस्र हिलाया और जीविका को वहां से जाने के लिए कहा। जीविका के ऐसा बोलते ही रेयांश ने हम इसे हिलाया और जीविका को वहां से जाने के लिए कहा। बिना कुछ बोले उस कमरे से तुरंत निकल गई। ऐसा लग रहा था मानो जीविका तो वहां से निकलने का मौका ही ढूंढ रही थी। जीविका के लिए रेयांश को इस हालत में देखना किसी सपने के जैसा था। जीविका ने रेयांश की ये साइड कभी भी नहीं देखी थी। उसे हमेशा से ही लगता था कि उसके सर एक बहुत ही लॉजिकल और चालक आदमी है। उसे लगता था कि वो किसी भी तरह की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट आदमी। लेकिन जब से उन्होंने मिस मल्होत्रा को उस फोटो में देखा था, तब से ना जाने उन्हें क्या हो गया था। तब से ही वो बहकी बहकी बातें कर रहे थे। उस समय तो रेयांश ने मुंबई की सारी पागलखानों में मिस मल्होत्रा को ढूंढ निकालने के लिए कहा था। मिस मल्होत्रा को ढूंढने के लिए उसने जीविका से जमीन आसमान एक करवा दिए थे। हालांकि वे लोग किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन निकालने में नाकाम रहे थे और इसी वजह से रेयांश को भी यही लगा था कि 7 साल पहले मिस मल्होत्रा को गायब करवाने में मल्होत्रा फैमिली का ही हाथ था और ये बातें किसी से छुपी नहीं थी। तब से वो किसी ना किसी बहाने से मल्होत्रा फैमिली पर अटैक कर ही रहा था। इतने सालों से मल्होत्रा फैमिली रेयांश के अत्याचारों को सहती जा रही थी और वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि रेयांश को लगता था कि मिस मल्होत्रा को मेंटल हॉस्पिटल से गायब करवाने में उनका हाथ था। उस समय रेयांश के दिमाग में इस काम को करने के लिए मल्होत्रा फैमिली के अलावा और कोई भी नहीं आ रहा था। उसे लगा कि मल्होत्रा फैमिली ने अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए मिस मल्होत्रा को कहीं गायब करवा दिया था। रेयांश को यहाँ तक भी लगा था कि या तो मल्होत्रा फैमिली ने मिस मल्होत्रा को कहीं छुपा दिया था या फिर मार दिया था। 7 साल एक लड़की को जिसे रेयांश ने मरा हुआ समझा था, उसे ढूंढ निकालने में पूरे 7 साल लग गए। हालांकि जीविका ने कभी भी रेयांश को मिस मल्होत्रा के लौट के आने की आस छोड़ते हुए नहीं देखा था। वैसे जीविका को रेयांश और मिस मल्होत्रा के रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे ये भी नहीं पता था कि आखिर रेयांश का मिस मल्होत्रा के साथ क्या रिश्ता था। हाँ, लेकिन वो इतना जरूर जानती थी कि मिस मल्होत्रा रेयांश के लिए बेहद जरूरी थी और अब क्योंकि इतने लंबे समय और 7 साल के इंतजार के बाद जब मिस मल्होत्रा इसी शहर में है तो रेयांश अपने आप को उनसे मिलने से कैसे रोक सकता था। पता नहीं मिस मल्होत्रा का लौटकर आना रेयांश के लिए अच्छा साबित होता है या बुरा। आखिरकार रेयांश की मौजूदा हालत देखने के बाद यकीन करना बेहद मुश्किल था कि ये वही रेयांश है जो कि महेश्वरी खानदान के नाम को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार था। ये समझना बेहद मुश्किल था कि ये वही पहले वाला रेयांश है जिसे बिजनेस की दुनिया का बेताज बादशाह समझा जाता है, एक ऐसा बादशाह जो कि कैपिटलिस्ट किंग था।
साइट पर ये जगह देख रही हो, यहाँ पर एक फाउंटेन होगा और यहाँ पर होगा एक मिनी पार्क। तुम्हें पता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट के प्रपोजल के लिए मंजूरी दे दी। अगर तुम चाहो तुम्हें किसी भी वक्त करने के लिए दे सकता हूँ। नजरों से ईशानी की ओर देखते हुए आर्यन ने कहा। अगर आर्यन के माता पिता ने उससे कहा ना होता तो ईशानी और उसके बीच में इतना सब कुछ होने के बाद वह फिर कभी ईशानी के पास कभी लौट कर नहीं आता और उसे अपनी प्रॉपर्टी दिखाने के लिए भी कभी असिस्ट नहीं करता। लेकिन आर्यन अपने माता पिता की बात टालना नहीं चाहता था, इसलिए बेमन से वो ईशानी को असिस्ट करने के लिए उदयपुर आ पहुंचा। शुरुआत में तो आर्यन को ऐसा लग रहा था कि ईशानी इस सारे अरेंजमेंट के लिए एक ना कह दे और किसी बहाने से कोई बवंडर खड़ा कर दे। लेकिन किसने ये सोचा था कि ऐसा कुछ करने के बजाय ईशानी आर्यन का ऑफर एक्सेप्ट कर लेगी और उसे सिर्फ एक बिजनेस एसोसिएट की तरह ट्रीट करेगी। क्या ईशानी ने उनके बीच में सारे चीजें एक झटके में बुला दिए थे? आखिर वो इतनी जल्दी नॉर्मल होकर सब कुछ कैसे बुला सकती है? क्या वो भूल गई अभी एक हफ्ते पहले ही उन दोनों की एंगेजमेंट हो रही थी? नहीं, जरूरत नहीं, मुझे इस प्रोजेक्ट में कोई खास दिलचस्पी नहीं है, ईशानी ने धीरे से खुद ही से पर बड़बड़ाते हुए कहा। ईशानी का जवाब बेसब्री से सुनने के लिए आर्यन मुड़कर उसकी तरफ देख रहा था। एक बार उसे लगा कि ईशानी उसके इस प्रपोजल के लिए हाँ कह देगी। मगर तुम्हें नहीं लगता अगर तुम ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती हो तो तुम्हें बहुत सारे नए कस्टमर्स मिल जाएंगे? और आर्यन अपनी बात आगे कंटिन्यू करने ही वाला था कि तभी अचानक से ईशानी उसकी तरफ पलटी। ईशानी के चेहरे पर उसकी वही कातिलाना मुस्कान थी। इसे देखकर सब उससे डरते थे। ऐसा देखते ही आर्यन ने अपने आप को इन प्रपोजल के बारे में बात करने के लिए मन ही मन कोसा। आर्यन सोच रहा था कि आखिर ऐसा उसने क्या गलत कह दिया जिसकी वजह से ईशानी ने उसे ऐसी स्माइल दी थी। मुझे किसी भी तरह के पार्क में कोई दिलचस्पी नहीं है मिस्टर जिंदल, हालांकि आपने मुझे इतना अच्छा ऑफर दिया, इसके लिए मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। और ऐसा कहकर वो फिर से आगे देखने लगी। उस जगह को पार्क में बदलना बिल्कुल वेस्ट था। ईशानी सिवाय झुंझलाहट के मारे नाम इस सिर हिलाने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती थी, लेकिन वो खुद को ऐसा करने से भी रोक नहीं सकती थी। दरअसल उसने सोचा भी नहीं था कि आर्यन उसे इतना बुरा आइडिया देगा। अब उसे पता चला कि आखिर जिंदल्स की कंपनियां इतनी घाटे में क्यों जा रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि आर्यन ने उस जगह की पोटेंशियल आंकने की काबिलियत ही नहीं थी। उस समझ ही नहीं पा रहा था कि वो जगह बहुत कुछ बेहतर बनाने के लिए यूज में आसानी से लाई जा सकती थी। जिस जगह ईशानी को जाना था, वो जगह शहर के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद थी। जिंदल ने कभी भी उस जगह की सही कीमत जानने की कोशिश ही नहीं की। वो कभी पता ही नहीं लगा पाए कि वो जगह उनके लिए बड़ी आसानी से सोने की खान का काम कर सकती थी। क्या बर्बादी का नजारा है ये लोग किसी काम के नहीं है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात हुई थी कि ईशानी को इतनी अच्छी प्रॉपर्टी कौड़ियों के दाम में मिल गई थी। ईशानी ने उन्हें आगे का काम समझाते हुए डायरेक्शंस दिए। इसके अलावा उसने जो स्केड्यूल पहले से बनाकर रखा था वो भी फॉरवर्ड कर दिया। ईशानी मिशा को आगे का काम समझाते हुए इंस्ट्रक्शंस दे ही रही थी कि मिशा ने ईशानी को चौंकाते हुए बताया कि आर्यन भी उनके साथ ही चलेगा। उसे साइट पर कुछ काम था तो वह भी उनके साथ चलकर उन्हें साइट दिखा देगा। आर्यन ने मिशा से कहा कि उदयपुर उनके लिए एक नई जगह है तो जाहिर सी बात है कि वो आर्यन के स्टाफ को भी नहीं जानते होंगे। इसीलिए आर्यन उनके साथ जाकर उन सभी को अपने मैनेजर से इंट्रोड्यूस करा देगा। हालांकि ईशानी ने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि आर्यन उन्हें अपनी साइट दिखाने के लिए पर्सनली उनके साथ चलने के लिए जिद करेगा। ईशानी और आर्यन के बीच में जो हुआ था उसके बाद ईशानी को कभी भी नहीं लगा था कि आर्यन ऐसा करेगा। खैर, अब तो सब कुछ क्लियर हो ही चुका था। इसीलिए ईशानी ने मिशा को हरी झंडी दिखाते हुए इस अरेंजमेंट के लिए हाँ कह दिया। इसके बाद ईशानी ने अपने लिए जो भी प्लान्स बनाए थे उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए आगे बढ़ गई। आखिरकार ईशानी ने आर्यन की डूबती हुई कंपनियों को खरीदा था। मुंबई और उदयपुर दोनों ही जगहों के टॉप बैंक्स उसके नाम के थे, तो ईशानी की छोटी सी जानकारी के बारे में पता लगाने के लिए रेयांश को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। उसके लिए तो ये बहुत मामूली सी बात थी। सर मिस्टर आर्यन जिंदल अभी लैंड हुए हैं और वो बस मिस मल्होत्रा के यहाँ पर ही जा रहे हैं। रेयांश की सेक्रेटरी ने उसे बताया। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि रेयांश इस बात को सुनकर किस तरह रिएक्ट करेगा। इसीलिए रेयांश को ये खबर देते हुए उसकी कपकपी छूटने लगी। वो इतना डर गई थी कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी आत्मा ने उसका शरीर छोड़ दिया हो। जीविका, क्या तुमने मुझे बताया था कि आर्यन और ईशानी की एंगेजमेंट टूट चुकी है?
रेयांश ने गुस्से भरी आंखों से अपनी सेक्रेटरी जीविका की तरफ देखते हुए कहा, तो फिर आर्यन ईशानी के पीछे पीछे आकर यहाँ क्या करने आया है? क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई जवाब नहीं? रेयांश की सेक्रेटरी को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि वो रेयांश की बात सुनकर हंसे या रोई। जीविका को ऐसा लग रहा था कि आज उसके मालिक कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। इसीलिए जवाब में जीविका ने कहा, सर, मुझे लगता है मिस्टर जिंदल का मिस मल्होत्रा के पीछे पीछे यहाँ तक आना बिल्कुल नॉर्मल है। आखिर मिस मल्होत्रा ने अभी अभी उनका बिजनेस एक बार किया है, तो जाहिर सी बात है कि मिस्टर जिंदल मिस मल्होत्रा को गाइड करने के लिए और अपनी साइड दिखाने के लिए यहाँ आए हैं। मिस मल्होत्रा के लिए ये बिजनेस बिल्कुल नया है और इसलिए उन्हें किसी ऐसे आदमी की जरूरत तो थी जो ये बिजनेस बहुत पहले से संभाल रहा हो, और वो आदमी मिस्टर जिंदल के अलावा और कौन हो सकता है? मिस मल्होत्रा को अभी थोड़ा समय तो लगेगा ही बिजनेस की सारी स्टेजेस को समझने के लिए। इसके अलावा अगर कंपनी की देखभाल ठीक से नहीं की गई तो वहां के एम्प्लॉयज की हिम्मत टूटने लगेंगी और इस बात का सीधा असर बिजनेस पर होगा। हो सकता है इस वजह से बिजनेस को काफी नुकसान भी हो। फिर रेयांश ने अपनी सेक्रेटरी को समझाते हुए कहा, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर आर्यन को यहाँ आकर ईशानी को अपने बिजनेस के बारे में समझाने की क्या जरूरत थी? ये काम तो कंपनी का कोई और आदमी भी कर सकता था। आर्यन के अलावा उसके भाई बहन भी तो उस कंपनी में काम करते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि एंगेजमेंट टूटने की खबर झूठी थी या कोई और बात है। आखिर जिंदल खानदान अभी भी आर्यन को ईशानी के साथ जुड़ते हुए कैसे देख सकता है? इस बार रेयांश ने गुस्से से या डांटते हुए नहीं बल्कि अपनी सेक्रेटरी को अपनी शक के पीछे की वजह बताते हुए कहा। इस बार की आवाज तेज नहीं थी, हम अगर इतनी तेज जरूर थी कि जीविका को एक एक बात सुनाई दी जाए। हालांकि इतना सब कुछ सुनने के बाद भी जीविका बिल्कुल शांत खड़ी थी। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला और उसे लगा कि इस समय चुपचाप सर की बातें सुनना ही ठीक रहेगा। सारा मतलब खत्म होने के बाद जीविका ने सोचा कि वो रेयांश की बातों पर ध्यान न देते हुए ऐसे एक्ट करेगी जैसे कि उसने कुछ सुना ही ना हो। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन पिछली रात जब से मिस मल्होत्रा शहर में आई थी तभी से रेयांश कुछ बहका बहका सा बर्ताव कर रहा था। ना जाने तब से ही रेयांश का मूड कुछ खराब था और वो खुद से ही बातें किए जा रहा था। और सबसे बड़ी और बुरी बात तो ये थी कि रेयांश को ज्यादा ही सोच रहा था। उसने इतनी छोटी सी बात को भी अपने ख्यालों में बहुत बड़ा बना दिया था। ना सिर्फ उसके बर्ताव में चेंज दिखाई दे रहा था बल्कि उसके पहनावे में भी एक भारी बदलाव नजर आ रहा था। चाहे वो उसके कपड़ों की चॉइस हो, उसके सूट का कलर, उसकी टाई, उसके जूतों का कलर और यहाँ तक कि उसका हेयर स्टाइल भी। उसमें सब कुछ बदल कर रख दिया था। ऐसा लग रहा था मानो वो अपना बेस्ट देकर मिस मल्होत्रा को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हो, या फिर वो अभी भी प्रैक्टिस कर रहा था कि जब भी मिस मल्होत्रा से उसका सामना हो तो वो बेहद अच्छा दिख रहा हो। जीविका के पास रेयांश को ऐसा करते देखने के अलावा और कोई चारा नहीं था। रेयांश किसी भी वक्त खुद से बातें करने लगता था। जीविका को अब उसकी फिक्र होने लगी थी, इसलिए उसने मन बनाया कि वो रेयांश के बेस्ट फ्रेंड को मैसेज करके रेयांश के इस हालत के बारे में सब कुछ बता देगी। आखिर उसका रेयांश के अजीब से बर्ताव के बारे में जानना बेहद जरूरी था। हो सकता है वही रेयांश को वापस से नॉर्मल करने में कुछ मदद करे। जीविका को इस बात का भली भांति पता था कि उसके बॉस मिस्टर रेयांश ने मिस मल्होत्रा के बारे में पता लगाने के लिए जी जान एक कर दिया था। उन्होंने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करके मिस मल्होत्रा की एक एक डिटेल निकलवा ली थी और जीविका को जब इस बारे में पता चला, यकीन ही नहीं हो रहा था कि रेयांश इतनी बुरी तरह आखिर मिस मल्होत्रा के पीछे क्यों पड़ा था। जीविका ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था मिस मल्होत्रा के आते ही उसका चालाक और कभी भी किसी बात को रिएक्ट ना करने वाला बॉस अचानक से एक इनसिक्योर आदमी में बदल जाएगा। अब जीविका को इंतजार था तो सिर्फ इस बात का, उसका बॉस मिस मल्होत्रा के सामने एक ही रूम में कैसे रिएक्ट करता है, कैसे और कब तक वो अपनी एंग्जाइटी मिस मल्होत्रा से छुपा सकती है। जी, इस दिन वो वक्त आएगा जब मिस मल्होत्रा तुम्हें अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए कहे। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे उस दिन की सारी मीटिंग्स और अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो और उनके साथ सेम डे का अपॉइंटमेंट फिक्स कर देना। मैं नहीं चाहता कि जब हम दोनों बात कर रहे हो तो हमें डिस्टर्ब करने के लिए कोई भी वहाँ मौजूद हो। मगर सर, आपको कैसे पता कि मिस मल्होत्रा आपके साथ मीटिंग करने के लिए अपॉइंटमेंट लेंगी? जीविका ने बड़े उत्साह के साथ पूछा। तो क्या अब मिस्टर रेयांश कोई ज्योतिषी भी बन गए थे? जैसे ही जीविका ने अपना सवाल रेयांश के सामने रखा मानो कमरे में सन्नाटा ही पसर गया। मुझे माफ कीजिएगा सर, अगर मैंने आपसे कोई गलत सवाल पूछ लिया हो तो।
कैसा रहेगा अगर मैं मिस मल्होत्रा के बारे में और जानकारी निकाल कर आपको दूं, तो मैं पता लगाने की कोशिश करती हूँ कि आखिर मिस मल्होत्रा अभी तक मुंबई में क्या कर रही थी। जीविका ने तुरंत ही अपनी गलती को सुधारते हुए कहा। दरअसल उसे रेयांश के मिजाज कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। इससे पहले रेयांश उस पर भड़के, रूपाली ने तुरंत अपना सुझाव उसके सामने रख दिया। सुनीता के ऐसे बोलते ही रेयांश ने हाँ मिस्र हिलाया और जीविका को वहां से जाने के लिए कहा। जीविका के ऐसा बोलते ही रेयांश ने हम इसे हिलाया और जीविका को वहां से जाने के लिए कहा। बिना कुछ बोले उस कमरे से तुरंत निकल गई। ऐसा लग रहा था मानो जीविका तो वहां से निकलने का मौका ही ढूंढ रही थी। जीविका के लिए रेयांश को इस हालत में देखना किसी सपने के जैसा था। जीविका ने रेयांश की ये साइड कभी भी नहीं देखी थी। उसे हमेशा से ही लगता था कि उसके सर एक बहुत ही लॉजिकल और चालाक आदमी है। उसे लगता था कि वो किसी भी तरह की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट आदमी। लेकिन जब से उन्होंने मिस मल्होत्रा को उस फोटो में देखा था, तब से ना जाने उन्हें क्या हो गया था। तब से ही वो बहकी बहकी बातें कर रहे थे। उस समय तो रेयांश ने मुंबई की सारी पागलखानों में मिस मल्होत्रा को ढूंढ निकालने के लिए कहा था। मिस मल्होत्रा को ढूंढने के लिए उसने जीविका से जमीन आसमान एक करवा दिए थे। हालांकि वे लोग किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन निकालने में नाकाम रहे थे और इसी वजह से रेयांश को भी यही लगा था कि 7 साल पहले मिस मल्होत्रा को गायब करवाने में मल्होत्रा फैमिली का ही हाथ था और ये बातें किसी से छुपी नहीं थी। तब से वो किसी ना किसी बहाने से मल्होत्रा फैमिली पर अटैक कर ही रहा था। इतने सालों से मल्होत्रा फैमिली रेयांश के अत्याचारों को सहती जा रही थी, और वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि रेयांश को लगता था कि मिस मल्होत्रा को मेंटल हॉस्पिटल से गायब करवाने में उनका हाथ था। उस समय रेयांश के दिमाग में इस काम को करने के लिए मल्होत्रा फैमिली के अलावा और कोई भी नहीं आ रहा था। उसे लगा कि मल्होत्रा फैमिली ने अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए मिस मल्होत्रा को कहीं गायब करवा दिया था। रेयांश को यहाँ तक भी लगा था कि या तो मल्होत्रा फैमिली ने मिस मल्होत्रा को कहीं छुपा दिया था या फिर मार दिया था। 7 साल एक लड़की को जिसे रेयांश ने मरा हुआ समझा था, उसे ढूंढ निकालने में पूरे 7 साल लग गए। हालांकि जीविका ने कभी भी रेयांश को मिस मल्होत्रा के लौट के आने की आस छोड़ते हुए नहीं देखा था। वैसे जीविका को रेयांश और मिस मल्होत्रा के रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे ये भी नहीं पता था कि आखिर रेयांश का मिस मल्होत्रा के साथ क्या रिश्ता था। हाँ, लेकिन वो इतना जरूर जानती थी कि मिस मल्होत्रा रेयांश के लिए बेहद जरूरी थी, और अब क्योंकि इतने लंबे समय और 7 साल के इंतजार के बाद जब मिस मल्होत्रा इसी शहर में है, तो रेयांश अपने आप को उनसे मिलने से कैसे रोक सकता था। पता नहीं मिस मल्होत्रा का लौटकर आना रेयांश के लिए अच्छा साबित होता है या बुरा। आखिरकार रेयांश की मौजूदा हालत देखने के बाद यकीन करना बेहद मुश्किल था कि ये वही रेयांश है जो कि महेश्वरी खानदान के नाम को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार था। ये समझना बेहद मुश्किल था कि ये वही पहले वाला रेयांश है जिसे बिजनेस की दुनिया का बेताज बादशाह समझा जाता है, एक ऐसा बादशाह जो कि कैपिटलिस्ट किंग था। साइट पर ये जगह देख रही हो, यहाँ पर एक फाउंटेन होगा और यहाँ पर होगा एक मिनी पार्क। तुम्हें पता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट के प्रपोजल के लिए मंजूरी दे दी। अगर तुम चाहो तुम्हें किसी भी वक्त करने के लिए दे सकता हूँ। नजरों से ईशानी की ओर देखते हुए आर्यन ने कहा। अगर आर्यन के माता पिता ने उससे कहा ना होता तो ईशानी और उसके बीच में इतना सब कुछ होने के बाद वह फिर कभी ईशानी के पास कभी लौट कर नहीं आता और उसे अपनी प्रॉपर्टी दिखाने के लिए भी कभी असिस्ट नहीं करता। लेकिन आर्यन अपने माता पिता की बात टालना नहीं चाहता था, इसलिए बेमन से वो ईशानी को असिस्ट करने के लिए उदयपुर आ पहुंचा। शुरुआत में तो आर्यन को ऐसा लग रहा था कि ईशानी इस सारे अरेंजमेंट के लिए एक ना कह दे और किसी बहाने से कोई बवंडर खड़ा कर दे। लेकिन किसने ये सोचा था कि ऐसा कुछ करने के बजाय ईशानी आर्यन का ऑफर एक्सेप्ट कर लेगी और उसे सिर्फ एक बिजनेस एसोसिएट की तरह ट्रीट करेगी। क्या ईशानी ने उनके बीच में सारे चीजें एक झटके में बुला दिए थे? आखिर वो इतनी जल्दी नॉर्मल होकर सब कुछ कैसे बुला सकती है? क्या वो भूल गई अभी 1 हफ्ते पहले ही उन दोनों की एंगेजमेंट हो रही थी? नहीं, जरूरत नहीं, मुझे इस प्रोजेक्ट में कोई खास दिलचस्पी नहीं है, ईशानी ने धीरे से खुद ही से पर बड़बड़ाते हुए कहा। ईशानी का जवाब बेसब्री से सुनने के लिए आर्यन मुड़कर उसकी तरफ देख रहा था। एक बार उसे लगा कि ईशानी उसके इस प्रपोजल के लिए हाँ कह देगी। मगर तुम्हें नहीं लगता अगर तुम ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती हो तो तुम्हें बहुत सारे नए कस्टमर्स मिल जाएंगे? और आर्यन अपनी बात आगे कंटिन्यू करने ही वाला था कि तभी अचानक से ईशानी उसकी तरफ पलटी। ईशानी के चेहरे पर उसकी वही कातिलाना मुस्कान थी। इसे देखकर सब उससे डरते थे। ऐसा देखते ही आर्यन ने अपने आप को इन प्रपोजल के बारे में बात करने के लिए मन ही मन कोसा।
आर्यन सोच रहा था कि आखिर ऐसा उसने क्या गलत कह दिया जिसकी वजह से ईशानी ने उसे ऐसी स्माइल दी थी। मुझे किसी भी तरह के पाक में कोई दिलचस्पी नहीं है मिस्टर जिंदल, हालांकि आपने मुझे इतना अच्छा ऑफर दिया, इसके लिए मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। और ऐसा कहकर वो फिर से आगे देखने लगी। उस जगह को पाक में बदलना बिल्कुल वेस्ट था। ईशानी सिवाय झुंझलाहट के मारे नाम इस सिर हिलाने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती थी, लेकिन वो खुद को ऐसा करने से भी रोक नहीं सकती थी। दरअसल उसने सोचा भी नहीं था कि आर्यन उसे इतना बुरा आइडिया देगा। अब उसे पता चला कि आखिर जिंदल्स की कंपनियां इतनी घाटे में क्यों जा रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि आर्यन ने उस जगह की पोटेंशियल आंकने की काबिलियत ही नहीं थी। उस समझ ही नहीं पा रहा था कि वो जगह बहुत कुछ बेहतर बनाने के लिए यूज में आसानी से लाई जा सकती थी। जिस जगह ईशानी को जाना था, वो जगह शहर के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद थी। जिंदल ने कभी भी उस जगह की सही कीमत जानने की कोशिश ही नहीं की। वो कभी पता ही नहीं लगा पाए कि वो जगह उनके लिए बड़ी आसानी से सोने की खान का काम कर सकती थी। क्या बर्बादी का नजारा है ये लोग किसी काम के नहीं है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात हुई थी कि ईशानी को इतनी अच्छी प्रॉपर्टी कौड़ियों के दाम में मिल गई थी। बैककोट मिशा सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी ईशानी ने कहा, मिशा जरा 1 मिनट गाड़ी साइड में लगाना। वह उस पेस्ट्री शॉप के पास जो कि एक सड़क की उस किनारे पर है, उस पेस्ट्री शॉप पर जो हमारी बाई तरफ है। मिशा ने जवाब देते हुए कहा। हाँ हाँ वही, ईशानी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। दरअसल वो ईशानी की पसंदीदा दुकान थी। उदयपुर वापस आने के बाद वो उस दुकान से अपनी फेवरेट पेस्ट्री खाना आखिर कैसे छोड़ सकती थी। यही तो एक चीज थी वो मुंबई में बेहद मिस करती थी। ईशानी ने तुरंत ही मिशा को इंस्ट्रक्शन देते हुए अपने कुछ फेवरेट चीजें लाने के लिए कहा। इसके अलावा उसने मिशा को अपनी फेवरेट कॉफी लगभग 1 दर्जन कपकेक्स लाने के लिए भी कहा। दरअसल उसने ये कपकेक्स मिशा और बाकी डायरेक्टर्स के लिए मंगवाए थे। इसके बाद ईशानी ने कार में बैठकर मिशा को स्टोर में जाते हुए देखा। हालांकि मिशा को गए हुए अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ था कि ईशानी के आईब्रोज ऊपर उठ गई थी। दरअसल एक सफेद रंग की एसयूवी ने बड़े बेकार तरीके से ईशानी की कार के आगे पार्किंग की थी और जिस तरह से उसके ड्राइवर ने ईशानी की शानदार ऑडी के बगल से गाड़ी निकाली थी, बस दोनों की टक्कर होते होते बची थी। ईशानी ने अपनी आंखें छोटी करते हुए उस एसयूवी के ड्राइवर को देखा। दरअसल वो उतरकर किसी के लिए दरवाजा खोल रहा था। उसके बाद ईशानी ने देखा कि एक मिडिल एज का आदमी उस गाड़ी से निकला। उस आदमी के बाल बहुत छोटे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसने मिलिट्री हेयर कट करवा रखा हो। उस आदमी ने काले रंग का सूट पहना हुआ था। इतनी कड़ी सिक्योरिटी, शानदार बड़ा घर आना, ये सब देखते हुए ईशानी के दिमाग में बस यही दोनों चीजें चल रही थी। हालांकि ईशानी को उस एसयूवी से निकला हुआ आदमी न जाने क्यों कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो ईशानी उस आदमी को पहले से जानती हो। इसके बाद अचानक से वो उस आदमी को देखकर चौंक गई। समीर रायचंद ईशानी का एक्सपीरियंस, तो इसका मतलब है कि दूसरा इंसान उस गाड़ी में बैठा हुआ था और इसका मतलब है कि जो दूसरा इंसान उस गाड़ी में बैठा हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि ईशानी की सुपरस्टार सौतेली बहन और समीर रायचंद की बेहद प्यारी बीवी आयुषी थी। ईशानी समीर को स्टोर के अंदर जाते हुए देख रही थी। उसे लग रहा था कि समीर भी उसी सेम दुकान से सामान खरीदने गया है। हालांकि समीर को 7 साल बाद देखने के बाद अब उसके दिल में पहली जैसी फीलिंग्स नहीं थी, लेकिन ईशानी फिर भी उसे घूरे जा रही थी। उसे कोई गुस्सा नहीं आ रहा था। उसे समीर के लिए कोई नफरत भी नहीं फील हो रही थी। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि उसे समीर पर प्यार आ रहा था। दरअसल उसे समीर के लिए प्यार जैसा भी कुछ फील नहीं हो रहा था। जो कुछ भी उसके साथ 7 साल पहले हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि तब ईशानी बहुत ही बेवकूफ लड़की थी। लेकिन इतने सालों बाद जब वो इतना सब कुछ सह चुकी है, इतने बुरे हालातों से गुजर चुकी है, अब जाकर उसे ये रियलाइज हुआ है कि समीर और आयुषी उसकी नफरत के लायक भी नहीं है और ना ही उन दोनों की परिवार इस लायक है कि ईशानी उनके बारे में सोचने के लिए अपना कीमती वक्त खराब करे। आखिर उसकी नफरत भी एक वैल्यूएबल चीज थी, उसका भी कोई मोल था। वो अपनी नफरत को समीर और आयुषी जैसे दो कौड़ी के लोगों पर इस्तेमाल करके अपनी नफरत की वैल्यू कम नहीं करना चाहती थी। ईशानी को अच्छी तरह पता था कि वो किसी से भी बदला लेने में बिल्कुल अच्छी नहीं थी। वो किसी से बदला ले ही नहीं सकती थी। हालांकि अगर उन दोनों में से किसी ने भी ईशानी को फंसाने की कोशिश की तो वो पूरी यकीन के साथ नहीं कह सकती थी कि वो कुछ नहीं करेगी। ईशानी यही सब सोचने में इतनी व्यस्त थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब समय बीत गया। ईशानी अपने ही ख्यालों की दुनिया में कई मिनटों से पूरी तरह खोई हुई थी।
अचानक से काफी समय बीत जाने के बाद उसे मिशा की याद आए और उसे ये रियलाइज हुआ कि मिशा उसके बगल में बैठी हुई थी। ईशानी ने जब उसकी तरफ देखा तो मिशा ईशानी को बड़े अजीब तरीके से घूर रही थी। क्या हुआ? ईशानी ने चौंकते हुए मिशा से पूछा। माम, आपको यकीन नहीं होगा कि अंदर क्या हो गया। एक लड़का अचानक से दुकान में घुसा और किसी सेलिब्रिटी की तरह मुझसे गोल्ड डीप डोनट की आखिरी पीस मांगने लगा, और मांगने क्या लगा बल्कि मुझे उसे डोंटी देने के लिए धमकाने लगा। कोई इतना बेशर्म कैसी हो सकता है? उसने मुझसे यहाँ तक कहा कि उसकी प्रेग्नेंट वाइफ को वही डोंट खाना है। अगर उसने मुझसे थोड़ी शांति से डोनट मांगी होती तो शायद मैं उसे ये दे भी देती, लेकिन जी सकड़ के साथ उसने मुझसे डोनट मांगा। मेरी इच्छा ही नहीं हुई कि मैं दोबारा कभी उसकी शक्ल भी देखो। मैंने अपना सामान उठाया और बिना उसकी तरफ देखे दुकान से बाहर निकल गई। इसके बाद मिशा खुद से ही बट करने लगे। मिशा अपनी ही बातें बोलने में इतनी खोई हुई थी कि उसे ये रियलाइज ही नहीं हुआ था कि उसकी बातें सुनकर ईशानी किस कदर चौंक उठी थी। प्रेग्नेंट, आयुषी प्रेग्नेंट है, और इसके बाद ईशानी की आंखों में कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई। साथ ही उसने अपनी मुट्ठी बंद करके गुस्से से कार के दरवाजे पर दे मारा। इसके बाद उसने खुद को कंट्रोल किया और अपनी सेक्रेटरी की बड़बड़ फिर से सुनने लग गई। प्रेग्नेंट हो या ना हो, इसमें आखिर उसकी वाइफ का क्या दोष? उसने थोड़े ही ना कुछ किया था। वो देखिए, ऐसा लगता है ये कोई बहुत बड़ा आदमी है। देखिए ना माम, वो देखिए उसका बॉडीगार्ड है। वो हमारी कार की तरफ ही बढ़ रहा है। मुझे इस बात का यकीन है उसे हमारे डोनट ही चाहिए होंगे। मिशा ने ईशानी को दिखाते हुए कहा। जैसे ही मिशा ने अपनी बात खत्म की, ऐसा लग रहा था मानो ईशानी अभी अभी अपनी दुनिया से बाहर आई हो। इसके बाद मिशा ने देखा कि वो बॉडीगार्ड अपने ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ मिशा की खिड़की पर खटखटा रहा है। देखिए, मैं आपको ये पहले ही बता चुकी हूँ कि ये डोंट पहले मैंने खरीदा है और इसे मैं किसी भी कीमत पर आपको नहीं दूंगी। मिशा गुस्से में उस बॉडीगार्ड से कहा। मैम देखिए, हम उसके लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। दरअसल हमारी मालकिन इस समय प्रेग्नेंट है और उन्हें ये डोनट खाने की इच्छा हो रही है। हमें किसी भी कीमत पर ये डोनट चाहिए। उस बॉडीगार्ड ने मिशा से अपनी प्रॉब्लम्स बताते हुए कहा। जब वो मिशा से ऐसा कह रहा था तब उसकी नज़र अचानक ही ईशानी की तरफ गई। ईशानी वहां एक ब्लैंक एक्सप्रेशन देकर उस बॉडीगार्ड को घूर जा रही थी। ईशानी के महंगे कपड़े देखकर वो समझ गया था कि वो कोई छोटा मोटा बिजनेस करने वाली औरत है और मिशा उसकी सेक्रेटरी हैं। आखिरकार ईशानी की कार को देखकर अंदाजा लगाना बेहद आसान था कि वो हाल फिलहाल में ही एक बड़े बिजनेस की मालकिन बनी है। इसके अलावा उसने मिशा को ये कहते हुए भी सुना था कि वो डोनट इसलिए नहीं दे सकती क्योंकि वो उसकी मालकिन ने ऑर्डर किया था। ये सब कुछ सोचते हुए उस आदमी ने अपना ध्यान ईशानी की ओर दिया और कहने लगा। माम, मैं जानता हूँ कि आप ही वो मालकिन हैं जिनके लिए इन्होंने ये डोनट उस दुकान से खरीदा है। क्या आप ये डोनट मुझे बेच नहीं सकती हैं? मैं आपको इस डोनेट की मुंह मांगी प्राइस देने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे बताएं आपको इसके लिए क्या कीमत चाहिए। ईशानी, जो कि अभी तक उस बॉडीगार्ड को घूर कर देख रही थी, अचानक ही उसने उसे बड़ी सी स्माइल दी और कहने लगी। तुम्हें ये डोनट चाहिए ना, तो एक काम करो, तुम मुझे 1 लाख रुपए दे दो और मैं तुम्हें ये डोनट ही दे दूंगी। ईशानी की ऐसा कहते ही मिशा और वो बॉडीगार्ड दोनों ही चौंक है। ऐसा लग रहा था मानो दोनों को ही उम्मीद नहीं थी कि ईशानी ऐसा भी कुछ कर सकती है। क्या आप होश में तो है? आपको पता भी है आप क्या कह रही है? 1 लाख? ये सिर्फ एक सिंपल सा ब्लूबेरी डोंट है। इसमें कोई हीरा नहीं जुड़ा है जो आप इसके 1 लाख रुपए मांग रही है। आपका दिमाग तो ठीक है ना? इसकी कीमत 500 रुपए से भी कम होगी। नहीं नहीं नहीं, शायद मैंने ये ज्यादा बोल दिया। मुझे लगता है इसकी कीमत इतनी भी ज्यादा नहीं है। दरअसल इसकी कीमत सिर्फ 200 रुपए। आप जानबूझकर हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर रही है। उस आदमी ने बौखलाते हुए कहा, और इस समय उसकी आंखों में गुस्सा एकदम साफ नजर आ रहा था। उसे लग रहा था कि आज उसका सामना वाकई में एक दबंग और सिरफिरी औरत के साथ हो गया था। उसे लग रहा था कि आज उसने गलत पंगा ले लिया है। उस औरत को क्या लग रहा था कि वो यहाँ से ऐसी ही चुपचाप निकल जाएगी। यहाँ तक कि ईशानी की बात सुनकर मिशा भी हक्की बक्की रह गई थी। ऐसा लग रहा था मानो वो जम सी गई हो। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी बॉस ऐसा भी कुछ कह सकती हैं। उसने कई बार ईशानी को ऐसी बातें कहते देखा और सुना था जो उसकी समझ के परे थी, पर इस बार तो ईशानी ने हद ही बार कर दी थी। आखिर एक कसिनो बता खड़ी थी 1 लाख, वो भी एक छोटी सी डोनट के लिए। क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं मांग लिया? ठीक है, अगर तुम्हारी औकात इतनी नहीं है कि तुम 1 लाख रुपए अफोर्ड कर सको तो फिर मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम्हें देने के लिए मेरे पास कोई समय नहीं है।
वैसे भी मेरा समय मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती है और इसी में तुम जैसे लोगों पर बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। ईशानी ने ऐसा कहते हुए मिशा को ऑडी स्टार्ट करने को कहा। अरे क्या हुआ तुम्हें? इतना समय क्यों लग रहा है? मालिक और मालकिन को कहीं जल्दी पहुंचना है। ड्राइवर ने बॉडीगार्ड से कहा। ये वही ड्राइवर था जिसने ऑलमोस्ट ईशानी की कार को टक्कर मार ही दी थी और इस बार भी वो ईशानी की कार में अपनी कार घुसाते हुए अपनी आईब्रोस उठाकर गुस्से से ये सब कह रहा था। दरअसल उसके मालिक और मालकिन जो इस समय पीछे की सीट पर बैठे हुए थे वह गुस्से से भरे हुए थे और दोनों ही ड्राइवर के ऊपर बेहद बुरी तरह से चिल्ला रहे थे। बात ये थी कि पीछे बैठी मैडम को उसी दुकान का वही डोनट खाना था और वो आखिरी डोनट जब किसी और ने खरीद दिया तो उसे पैसों का लालच देकर वो उसे पाना चाहते थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि जिस कस्टमर ने डोनट खरीदा था वो अभी वही है तो उन्होंने तुरंत अपने आदमी को भेजकर किसी भी कीमत पर डोनट लाने को कहा। आप जानते हैं इसने मुझसे अभी अभी क्या कहा है? ये कह रही है कि इस छोटे से डोनट के लिए इसे 1 लाख रुपए चाहिए। उस बॉडीगार्ड ने पीछे मुड़कर अपना ध्यान ईशानी से हटाकर ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहा। मैडम आपने अभी तक जो भी मजाक किया है प्लीज उसे खत्म करिए और मुझे डोनट दे दीजिए। आप जानती नहीं है आप किससे पंगा ले रही है। मेरे मालिक और मालकिन दोनों ही यहाँ के बहुत नामी परिवारों से है। वो बहुत बड़े लोग हैं। मुझे लगता है आपको अपनी जिद छोड़ते हुए उन्हें डोनट दे देना चाहिए। थैंक यू फॉर लिस्टनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।